ठीक है, तो बेटा हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 18। देखो बेटा, सबसे पहले एक बात समझो, हम बेटा न्यूरॉन वगैरह के बारे में 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास सब में पढ़ के आए हैं। बेटा न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बेटा हमारे दिमाग से और हमारे पूरे शरीर में जुड़े होते हैं। हमें गर्मी लग रही है, हमें सर्दी लग रही है, हमें किसी ने मारा, हमें कहीं टच हुआ, हम कहीं जल गए, इन सब का एहसास हमें बेटा कौन करवाता है? बेटा करवाते तो हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन दिमाग तो आपके हाथ पर नहीं लगा हुआ ना। अगर मैंने हाथ पे बेटा यहाँ पे बर्फ रख ली तो आपका दिमाग थोड़ी ना है हाथ में, लेकिन दिमाग का कनेक्शन इस हाथ में है। तो वो जो दिमाग का कनेक्शन है, वो जो तार हैं छोटे छोटे, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। उन न्यूरॉन्स के द्वारा ही बेटा सारी की सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है और इंफॉर्मेशन ब्रेन के थ्रू वापस आती है और उस जगह तक पहुंच जाती है जिस ऑर्गन को काम करवाना है। जैसे अब मैं हाथ हिलाना चाहता हूं तो मेरा दिमाग क्या करेगा? मेरे हाथ की मसल्स को अपने हमारा दिमाग सिग्नल्स भेजेगा न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, कि ये हाथ बेटा ऐसे ऐसे हिला, इन बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ा। समझ गए? देखो बेटा, शुरुआत में किस तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरल कंट्रोल सिस्टम है कैसे बना था? शुरुआत के अंदर देखें तो बहुत साधारण था। न्यूरॉन क्या था भाई? न्यूट्रॉन्स का सिर्फ एक नेटवर्क था, लेकिन कोई दिमाग नहीं था, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था। लेकिन जब हम इंसेक्ट के अंदर आते हैं तो ब्रेन भी दिखाई देता है और आपको कुछ गैंग्लिया नजर आते हैं, मतलब न्यूरॉन के टिश्यूज नजर आते हैं। लेकिन जहां बात करें हम वर्टिब्रेट्स की, अपनी बात करें, हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हम बहुत ज्यादा डेवलप हैं और बहुत बड़ा न्यूरल सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं जिसको आज हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है आज पढ़ना है। बेटा ह्यूमन का नर्वस सिस्टम दो जगह बटा होता है, आप पहले ही जानते हो। पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस भी बोल देते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या है? दो मेन पार्ट हैं। पहला है आपका दिमाग ब्रेन और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी मत समझ लेना इसे, रीढ़ की हड्डी के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो कि कवर करती है स्पाइनल कॉर्ड को। और मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पर आएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यहां तक का जो डिस्कशन है बेटा वो तो 10th क्लास में भी हम कर चुके हैं, तो काफी चीजें आपको आपके 10वीं क्लास की ही देखने को मिलेंगी। बस थोड़ा बहुत एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, तो वो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बाकी बेसिक चैप्टर वही है। ये हमारा दिमाग है बेटा, ब्रेन, ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी बेटा जुड़े हुए जो है, बाकी जो जुड़े हुए हैं इससे, वो क्या बनेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। और वो किससे जुड़े हैं? स्केलेटल मसल से जुड़े हुए हैं, स्मूथ मसल से जुड़े हुए हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हैं। बेटा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस के बारे में आपको याद होगा, कुछ फंक्शंस तो बेटा आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, वो वॉलेंट्री, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस है जो आपका दिमाग करवाता रहता है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या बेटा आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने दिल को धड़कने से रोक सकते हो? क्या आप बेटा अपनी पलकों को जानबूझ के झपकाते हो? सिर्फ आप बोलोगे भैया पलक तो हम झपका भी सकते हैं जानबूझ के, लेकिन हम ना चाहते हुए पलक को झपकाते रहते हैं, क्योंकि बेटा वो एक इस तरह का फंक्शन है जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है। तो आप बेटा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस समझ गए होंगे, आप पहले भी जानते होंगे। अब हमें बेटा न्यूरॉन का चित्र पढ़ना है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पहले से ही जानते हैं, जो हमारे लिए कोई अनजान आदमी नहीं है। बस बेटा कुछ नए नाम आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की शुरुआत और ये न्यूरॉन का एंड है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल पार्ट, ठीक है। और आपको पता है बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं न्यूरॉन से, इसे क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या है बेटा? हमारे न्यूरॉन तो क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। एक चीज देखो, अब इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको ये मसल्स दिखाई दे रही है ना छोटी छोटी, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीथ। और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं, नहीं वो साइनप्स अलग है, नोड ऑफ रेनवियर। बेटा साइनप्स जो होता है ना वो दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है ना, वो अलग चीज है साइनप्स, ये साइनप्स नहीं है, ठीक है। अगला अब ये देखो यहाँ पर क्या है? एक्सॉन टर्मिनल और ये है साइनेप्टिक नोब। इसका मतलब है अगला जो साइनप्स का बनता है बेटा, ये मान लो एक आपका न्यूरॉन है और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है, देखो ये जुड़ा हुआ है। तो यहां से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल या केमिकल सिग्नल निकलेगा तो यहां पर रिसीव होगा और फिर वह इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, या तो ऑर्गन के पास जाएगा या दिमाग के पास जाएगा। तो बेटा ये कौन है? यही है साइनेप्टिक नोब्स, जिनके साथ ये काम होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक्सॉन के बारे में समझ लो। एक्सॉन जब देखो तो क्या है? माइलिनेटेड है और नॉन माइलिनेटेड, मतलब ये न्यूरॉन और एक्सॉन की बात कर रहा है इस पार्ट की। तो ये माइलिनेटेड भी हो सकता है, मतलब जिसके ऊपर ये कवरिंग भी हो सकती है, माइलिन शीट भी हो सकती है, और कहीं कहीं पर ये विदाउट माइलिन शीट के भी है ना, तो माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर सचवान सेल फॉर्म माइलिन शीट, सचवान सेल कौन है? ये रही बेटा, तो ये स्वान सेल बोलते हैं। मैं सचवान सेल बोलता हूं, मुझे याद करने में आसान रहता है, सचवाला के नाम से कुछ याद करने में आसान होता है। शॉन सेल इसका नाम होता है, सचवान में बोलता हूं। ये डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स में 1
2 3, ये सेल्स क्या करती हैं, यही इस माइलिन शीट को बनाती हैं। जहां पर ये सचवान सेल माइलिन शीट को बनाते तो माइलिनेटेड, जहां ना बनाए वो नॉन माइलिनेटेड हो जाता है। बात कर रहा हूं, अगला देखो। अब न्यूरॉन बेटा कैसे हो सकते हैं? न्यूरॉन हो सकते हैं मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। इसका क्या मतलब है कि भैया एक्सॉन तो एक ही हो लेकिन डेंड्राइट्स हो कितने, 2 से भी ज्यादा। अब ये देखो बेटा, 2 ही तो पार्ट होते हैं ना न्यूरॉन के, नीचे वाले को क्या कहते हैं, एक्सॉन जो टर्मिनल पार्ट होता है, और शुरुआती पार्ट में क्या है, डेंड्राइट्स। अब ये कैसा न्यूरॉन मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया भाई मल्टीपोलर। देख लो इसके अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। तो अगर कोई ऐसा न्यूरॉन आपको मिल जाए जिसके अंदर बेटा बहुत सारे डेंड्राइट्स हो, एक एक्सॉन हो, एक एंडिंग हो, तो उसे मल्टीपोलर बोलते हैं। अगर बाइपोलर है तो उसका मतलब है उसके पास एक्सॉन तो एक ही है लेकिन डेंड्राइट्स भी कितने हैं, वो भी एक ही है, ऊपर भी एक और नीचे भी एक, ठीक है। और यूनिपोलर इसका मतलब सिर्फ एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स एक भी नहीं होगा। अगला, माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो, उन दोनों का थोड़ा सा कलर देखो कैसा होता है। जो माइलिनेटेड होगा वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा और जो नॉन माइलिनेटेड होगा वो बेटा ग्रे कलर का दिखाई देगा। और जो ये हमारे माइलिनेटेड वाले हैं ये सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दिखाई देती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगला देखें कि नॉन माइलिनेटेड आपको कहां मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो बेटा, सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थोड़ा सा इस सिस्टम देख लो, आगे वैसे बताऊंगा व्हाट इज सेरेब्रम, पर 10th वाले बच्चे जो 10th पढ़ के आए और आई होप पढ़ी है आपने अच्छे से, आप जानते हैं व्हाट इज सेरेब्रम एंड व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो बेटा जो सेरेब्रम होता है उसका ग्रे मैटर हमेशा सेंटर के बाहर होता है, ठीक है, अंदर बीच में होता है व्हाइट मैटर, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ठीक उल्टा होता है, बीच में होता है ग्रे मैटर और साइड में होता है व्हाइट मैटर। बाद में देखना इसके बारे में, स्ट्रक्चर को पढ़ने में आसानी होती है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं। देखो एक चीज है बेटा सेल बॉडी, क्या सेल बॉडी, इसका मतलब क्या है कि कई बार जो सेल्स होती हैं बेटा किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसको ओनली न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल्स को बेटा कभी कभी ओनली गैंग्लिया बोल दिया जाता है। तो कहीं पर अगर आपको शब्द गैंग्लिया नजर आए तो समझ लेना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल्स की बात की जा रही है। अब नर्व फाइबर, अब नर्व सेल्स के अंदर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होंगी तो हम उसे ओनली ट्रैक्ट बोल देंगे, और पेरिफेरल की होगी तो ओनली नर्व बोल देंगे, तो नर्व को नर्व ही बोलेंगे, ठीक है बेटा। अगला देखो साइनेप्स, साइनेप्स का क्या मतलब है भाई, साइनेप्स का मतलब है हाँ स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन। अब या तो वो हेड टू हेड मैच हो रहे होंगे या वो हेड टू टेल, एक्सोन इधर होगा, इस तरह से मैच हो रहे होंगे। तो जो बीच में जो गैप है इसे साइनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, साइनेप्स बोलते हैं। यहां से सिग्नल ड्रॉप होता है, फिर वो सिग्नल बेटा अगले न्यूरॉन में चला जाता है और फिर वो इस तरह से आगे कैरी करता जाता है, ठीक है। तो इस गैप के अंदर क्या होता है, वो सिग्नल छोड़ा जाता है और आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब बेटा इंपल्स जो साइनेप्स में हो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है या केमिकल सिग्नल हो सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो लूज होता है या वेरी क्लोज, इसका मतलब 2 न्यूरॉन्स बहुत क्लोज होने चाहिए अगर एक दूसरे से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल शेयर कर रहे हैं तो। लेकिन केमिकल सिग्नल हो तो वो दूर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो जरा, ये देखो बेटा, ये हमने एक पूरा का पूरा चित्र बनाकर दिखाया आपको, किसका, एक्सोन का या साइनेप्स का चित्र है बेटा। ये दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है। और यहां पर क्या एक्सोन से क्या निकल रही है, हमारी सिग्नल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यह एक्सोन, ये एक्सोन का टर्मिनल है ना। अब ये क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या निकलेंगे, साइनेप्टिकल वेसिकल्स से साइनेप्स वो निकलेंगे हमारे केमिकल मैसेंजर निकलेगा या तो इलेक्ट्रिकल मैसेंजर निकलेगा। इसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोल देते हैं। न्यूरॉन में ट्रांसमिट होने वाला सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आपको जो दूसरी लेयर दिखाई दे रही है अगले न्यूरॉन की, वहां पर क्या दिखेंगे आपको, कुछ रिसेप्टर दिखाई देंगे जो कि इन्हें रिसीव कर आगे फॉरवर्ड कर देंगे। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये बहुत जरूरी है बेटा, ढंग से देखो कि किस तरीके से बेटा एक नर्व सेल या एक न्यूरॉन किस तरीके से सिग्नल को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। जो सिग्नल यहां मिला बेटा, ये 2 लाइनें बनाई हमने, ये हमने क्या बना दिया बेटा, एक न्यूरॉन का सेल बना दिया, इसको जूम करके दिखा दिया। मान लो यहां पर एक सिग्नल आ गया, अब चाहे वो केमिकल आया हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया हो, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी है, नॉर्मल कंडीशन में जब वो रेस्ट में होता है तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। तो बेटा ये नॉर्मल कंडीशन के बारे में एक चीज जान लो कि जब बेटा रेस्टिंग फेस होगा न्यूरॉन का तब वहां पर क्या क्या होगा। तो देखो ये 3 चीजें देखो, पहली ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, गेट बना हुआ है, ये इसके अंदर हमारी लेयर के अंदर क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। पंप का मतलब ऊपर भेजेगा या अंदर भेजेगा, पंप है ना,
जैसे वाटर पंप क्या होता है, नीचे से ऊपर पानी फेंक देता है, पानी को फेंकने का काम करता है, ये सोडियम पोटेशियम को फेंकने का काम करेंगे। अगला क्या है पंप, सोडियम और VAC पंप, ये क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब चैनल का मतलब क्या है, गेट है, खुल जाएंगे तो कुछ चीज़ अंदर आएगी, कुछ चीज़ बाहर जाएगी। अगला क्या है, KVGS मतलब पोटेशियम वोल्टेज चैनल्स। ठीक है, अच्छा अब ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, कि देखो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, सोडियम सोडियम सोडियम, अंदर क्या दिखाई दे रहा है, पोटेशियम पोटेशियम। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, एक नॉर्मल कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग स्टेट। या और ये जो पोटेंशियल यहाँ पर बन रहा है ना, कुल पोटेंशियल क्या बन रहा है, नेट चार्ज, पॉजिटिव नेट चार्ज बन रहा है, ऊपर भी अंदर भी। तो ये जो नेट चार्ज है इसी को हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं। अब क्या होगा कि कोई सिग्नल आ जाए, अगर कोई सिग्नल आ जाए तो क्या होगा, जब कोई इम्पल्स अंदर आता है तो स्टूमुलेट क्या करता है, स्टूमुलिस कम, तो सबसे पहले कौन खुलता है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुल जाते हैं ओपन, और सोडियम क्या करता है, अंदर घुस आता है, सोडियम अंदर घुस आता है, एंड पोटेंशियल चेंज, और जो नॉर्मल पोटेंशियल बनी हुई थी वो रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन द नेट चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज खत्म हो जाएगा ना, बदल जाएगा। सोडियम क्या था, 3 सोडियम थे, अंदर चले गए 2, क्यों, कौन खुल गया, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल खुल गया और सोडियम अंदर आ गए। अब क्या हुआ, बाहर बेटा पॉजिटिव से चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, और अंदर का चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव, बढ़ गए। अब यहाँ सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, मतलब अंदर ज्यादा है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है बेटा, मतलब अंदर सिग्नल आ चुका है, अब सिग्नल को आगे भेजेगा और ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या करता है, अगली में क्या करेगा, देन KVGC open and the K comes out of the retained and the net charge condition। इसका मतलब अब अगला चैनल खुलेगा कौन सा, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल खुलेगा, और अंदर के जो पोटेंशियल वो जो पोटेशियम थे उनको बाहर फेंक देगा। क्यों, ताकि बेटा बाहर और अंदर चार्ज बराबर हो जाए और पोलराइजेशन की स्टेट बन जाए। ठीक है जी, बना दी। ऊपर क्या भेज दिया, एक सोडियम वेट कर रहा था तो 2 पोटेशियम भेज दिए और अंदर 2 सोडियम रह गए। अब ये नेट चार्ज फिर से बराबर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन था, फिर डीपोलराइज हो गया, और उसके बाद दोबारा से पोलराइजेशन आ गई। लेकिन एक बात याद रखो, हमने जब शुरुआती कंडीशन देखी थी वो कैसी थी, वो ऐसी थी कि बेटा ऊपर थे सोडियम 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 और अंदर थे पोटेशियम पोटेशियम। यहाँ तो बात उल्टी हो गई बेटा, पोलराइजेशन स्टेट तो आ गई लेकिन वो मेटल अंदर नहीं है जो कि थे पहले। सोडियम बाहर था, अंदर पोटेशियम था, यहाँ अंदर सोडियम है और बाहर पोटेशियम है। ठीक है, तो हमें उस कंडीशन को या इस न्यूरॉन को दोबारा से उस कंडीशन को प्राप्त करना होगा। तो अब क्या होगा, अब बेटा ये द्वार खुलेगा जो सबसे पहला है, मतलब पोटेशियम सोडियम पंप खुलेगा, मैं अपना काम करना चालू करेगा, और क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है उसको अंदर फेंक देगा, पोटेशियम को बाहर फेंक देगा, और बेटा क्या करेगा, अपनी वही नॉर्मल स्टार्टिंग कंडीशन को रिटेन कर लेगा। देखो 2 पोटेंशियल अंदर, 3 पोटेशियम अंदर और बाहर 3 सोडियम, और ये क्या हो गया, दोबारा से पोलराइज स्टेट या नॉर्मल स्टेट आ गई। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कैसे हुआ चार्ज कंडक्ट, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन थी, फिर उस चार्ज आते ही डीपोलराइज हो गई, सिग्नल आते ही, और फिर से रीपोलराइज हो गई, लेकिन बेटा वो कंडीशन बन रही थी, ज्योमेट्री वो बन नहीं रही थी, तो दोबारा से हमने पोलराइज्ड कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में रिटेन किया। बस बेटा यही चलता रहता है, और ऐसी नर्व हमारी आगे बढ़ती है। ब्रेन के अंदर जरा ब्रेन का सिस्टम देखो, ब्रेन सबसे ऊपर बेटा एक खोपड़ी से ढका होता है। खोपड़ी का मतलब होता है कि एक, हाँ क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्रेनियम कैविटी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, स्कल बोल देते हैं, खोपड़ी बोल देते हैं, मजबूत होती है। क्यों, हमारा बेटा, हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग ही तो हमारा सब कुछ है, यही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसे चोट लग गई तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए इसको बेटा एक अच्छी सी कैविटी के अंदर कवर किया है, और उसके ऊपर भी कुछ और लेयर्स हैं। क्या है, और लेयर्स हैं। सबसे ऊपर की लेयर कहलाती है ड्यूरा मैटर, इसके अंदर वाली लेयर कहलाती है एर्केनोइड, और सबसे अंदर वाली जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है पाया मैटर। क्या कहलाती है, पाया मैटर। ठीक है, अब कुछ इसके अंदर बेटा बीच में क्या, कुछ फ्लूइड भी भरा है, क्या फ्लूइड भी भरा हुआ है ब्रेन के ऊपर। क्यों, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। क्या बेटा, कभी बहुत जोर से गिरे हो, या किसी ने आपको उठा के पटका है, या बेटा कभी चलते चलते गिर पड़े हो, तो आपको लगा होगा कि आपके सर के अंदर कुछ बहुत जोर से हिल गया,
और बहुत तेज सर में दर्द होता है। क्यों बेटा, आपके खोपड़ी के अंदर रखा हुआ आपका जो दिमाग है वो क्या होता है, वो हिल जाता है जब आप इस तरह की कंडीशन में जाते हो। तो क्या होता है बेटा, कौन बचाता है उस ब्रेन को? अगर यहाँ पर हड्डी होती है, खाली ब्रेन होता तो ब्रेन हड्डी से टकराता, डैमेज हो जाता। तो जो इतनी सारी लेयर्स हैं और बीच में ये हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, यही आपके दिमाग की रक्षा करता है। ठीक है, बोनविटा नहीं करता दिमाग की रक्षा। अब ब्रेन बेटा 3 जगह पे बटा हुआ है। कैसा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, ये उसको बोलते हैं बेटा, हिंड ब्रेन को बोलते हैं हमारा परा मस्तिष्क, लास्ट वाला ब्रेन। ठीक है, अब ये हिंदी बोल दी मैंने क्योंकि बेटा मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो फोर ब्रेन के हिस्से कौन कौन से हैं, जरा 10वीं क्लास को याद करो, शक्तियां याद करो अपनी। तो सेरेब्रम, ठीक है, क्या? सेरेब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डाईएनसीफेलोन, एपिथीलियम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और बेटा आपको पता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लोब, मतलब सेरेब्रम से कितने बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो इक्वेशन बदली नहीं है, 11th में ही पूछे जाते हैं। मिड ब्रेन का हिस्सा क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन का हिस्सा है, और कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिया, ये 10th क्लास में नहीं है बेटा, लेकिन ये मिड ब्रेन के हिस्से हैं। वहां पे सिर्फ मिड ब्रेन का काम बताया था आपको। हिंड ब्रेन का हिस्सा क्या है? पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला ओब्लेंगाटा। और इनसे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से वंचित है ना, वंचित नहीं परिचित वंचित नहीं रहना हमें परिचित होना है। देखो बेटा, अब सेरेब्रम के बारे में पढ़ लो बेटा। सेरेब्रम 3 चीजों से मिलकर बना है। क्या? एक तो कुछ एरिया जो इससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड एरियाज, थैलेमस से बना है, और लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, इन सब से मिलकर बनता है सेरेब्रम। अब एसोसिएटेड एरिया के बाद उनका मतलब देखो, ये बेटा सबसे बड़ा रीजन है सेरेब्रम का। सबसे बड़ा रीजन क्या है? एसोसिएटेड एरियाज हैं जो साइड में लगे हुए हैं। ठीक है, ये ना तो पूरी तरीके से सेंसरी है, ना ही मोटर है। मोटर का मतलब होता है कि एक्टिविटी करवाना, मसल्स को यूज करना। अब एसोसिएटेड एरिया जो है उसका काम क्या है भाई? मेमोरी, क्या? मेमोरी और कम्युनिकेशन और इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ये याद हो ना हो कि अंदर के सेंस का एसोसिएशन रखता है नहीं रखता। अंदर के सेंस का क्या मतलब है बेटा? हमारे अंदर से हमें भूख लगती है, बाहर से तो नहीं लगती, अंदर से लगती है ना। हमें अंदर से दर्द महसूस होता है, कई बार बाहर से कोई मारे ना तो अंदर से महसूस होता है। गर्मी वगैरह तो बाहर से महसूस होती है, लेकिन सुख दुख ये सब अंदर से महसूस होता है। तो ये कुछ इस तरह की सेंसेस हैं बेटा जो अंदर से महसूस होती हैं। ठीक, नेक्स्ट एरिया है हमारा थैलेमस। और याद रखना बेटा, जब मैंने आपको हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि थैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो घिरा हुआ है 2 चीजों से। किससे? एपिथैलेमस ऊपर की तरफ और नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के क्या क्या काम थे आपको याद है? नहीं याद तो याद करो। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, भूख लगती है तो बताता है, प्यास लगती है तो बता देता है। ये कुछ बेटा याद दिला रहा हूँ, वैसे फुल वर्किंग तो हमने पहले भी इसके निकलने वाले हार्मोन से उसके ज़्यादा कंट्रोल का बताया था, पर ये चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, अगला थैलेमस क्या है? थैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेटा रैप करता है, इस पूरे के पूरे सेरेब्रम पोर्शन को रैप करके रखता है, चारों तरफ रैपिंग होती है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सेंस हो रही है, जो महसूस करते हैं हम, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल थैलेमस ही करता है। और थैलेमस के साथ ही जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस। मैंने बता दिया ना, बॉडी में गर्मी सर्दी बता रहा है ना, ईटिंग बता रहा है, हंगर बता रहा है, वाटर बता रहा है, थर्स्ट बता रहा है। ठीक है बेटा, अगला देखो, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ये इसका क्या है? हमारा सेरेब्रम का लास्ट पार्ट है। ये क्या है बेटा? इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम हेमिस्फीयर। मतलब सेरेब्रम बेटा 2 प्रकार के 2 लोब का एक स्ट्रक्चर है। कैसा है? 2 लोब का एक स्ट्रक्चर है। इसके इंटरनल पार्ट्स हैं ये। लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम क्या है? इंटरनल पार्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है? और भी डीप स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। इसे खोलोगे तो और स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलकर इसे बनाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद खोल खाल के देख लेना, मिलता है दिमाग देखने के लिए। लाइक इसका नाम क्या है? अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, लिम्बिक लोब सिस्टम में ये सब, ये अमाइगडेला, हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या है? ये अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो दिखाई नहीं देते, पर ये अजीब अजीब से नाम उनके ही हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या करवाता है? लिम्बिक लोब से भी हमें कुछ महसूस होता है, हाँ, एक्साइटमेंट, रेज का मतलब हो गया बेटा आपका बदला लेने की भावना, मोटिवेशन, डर, इस तरह की फीलिंग्स को रेगुलेट करता है बेटा हमारा लिम्बिक लोब सिस्टम। तो देखा कि आपका सेरेब्रम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से नीट का क्वेश्चन भी बन सकता है। और यही मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया इसके 2 लोब्स का, क्योंकि ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो बेटा एक तरफ के को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और दूसरी तरफ का कौन सा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इन दोनों को जोड़ने वाला है कॉर्पस कोलोसम।
क्या, कॉर्पस कोलोसम, बस बस। अगला देखो बेटा, मिड ब्रेन, क्या, मिड ब्रेन, ये कहाँ है भाई, मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में है, और पोन्स का है हाइपोथैलेमस के नीचे, और थैलेमस का है, ये देखो सबसे पहले होता है थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस और उसके नीचे पोन्स, और इनके बीच में क्या है, हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है। अब बेटा मिड ब्रेन को भी क्या बोल देते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट ही बोल देते हैं। बेटा हम शुरुआत के अंदर जब पढ़ रहे थे तो बेटा आपको मैंने शुरुआत के अंदर क्या बताया था, जब ब्रेन के हमने यार कहाँ चला गया वो, जब ब्रेन के बेटा हमने ये पढ़े थे ह्यूमन ब्रेन किस जगह पे डिफ्रेंशिएटेड है, तो हमने कहाँ पढ़ा था, मेरा तो पेज ही हो गया यार। चलो वैसे आपको याद होगा, वीडियो में पे लगा करना, ब्रेन 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 ब्रेन, बेटा ब्रेन का पेज फाड़ दिया इतनी जल्दी, या गायब हो गया बेटा, मिल नहीं रहा अभी, हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया, ये देखो। तो देखो मिड ब्रेन में क्या कैसे बताए थे मैंने, तो सेरेब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रीगेमिया, अजीब अजीब नाम है बेटा, जल्दी जल्दी याद नहीं होते, धीरे धीरे जब बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में तो भाई 10th क्लास के अंदर मेडुला ओब्लिंगाटा भी अजीब सा शब्द था सुनने में, फिर धीरे धीरे हाइपोथैलेमस भी अजीब सा शब्द था, लेकिन याद हो गया। तो यह है सेरेब्रल एक्विडक्ट, मिड ब्रेन का वही है, पैसेज है, ठीक है। और अगला कौन सा है, कॉर्पस क्वाड्रीगेमिया, क्या है, 4 लोब हैं इसके अंदर राउंड, कैसे, तो क्वाड्री का मतलब ही क्या होता है, 4 होता है। अब बेटा हिंड ब्रेन को देख लो, हिंड ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हिंड ब्रेन के पार्ट क्या है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला, और मेडुला किससे जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। पॉन्स का काम क्या होता है, मतलब पॉन्स क्या है, पॉन्स क्या है भाई, एक फाइबर ट्रैक्ट है दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, इसका मतलब डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन के अलग अलग रीजन हैं, उन सबको जोड़ने वाला एक फाइबर ट्रैक्ट है। सेरेबेलम क्या है, वेरी इनवॉलेंट्री सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन, न्यूरॉन को दिमाग के अंदर बढ़ाने के लिए, उनको और स्पेस देने के लिए जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेरेबेलम है। अगर भाई मेडुला की बात करें तो ये सेंटर है, किस चीज़ का सेंटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो किसका सेंटर है, रेस्पिरेशन, सांस यही चलाएगा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स दिल को यही कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यही कंट्रोल करता है। अब ब्रेन का जो सिस्टम, ब्रेन स्टेम का क्या मतलब हो भाई, ये रहा हमारा ब्रेन और ये रही इसकी स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लिंगाटा और पोन्स, ये तीनों मिलाकर क्या कहते हैं, ब्रेन का स्टेम कहलाते हैं, समझ में आ गया। और यही क्या है, ये भैया स्पाइनल कॉर्ड है। अब हमें पढ़ना है बेटा रिफ्लेक्स सेक्शन। अब बेटा देखो जरा रिफ्लेक्स सेक्शन देखो, ये आपको चित्र आपको याद होगा, ये 10th क्लास का चित्र था, अगर बेटा आपके वाले कोर्स में डिलीट था तो कोई बात नहीं, जरा ढंग से समझ लो। ये बेटा आपका हाथ है, आपका नहीं समझ लो, आपके किसी दोस्त का हाथ है, कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। और ये बेटा हमारा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो किससे जुड़ी हुई है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। देखो बेटा आपको याद होगा, कुछ चीज़ें हमने बोला था कि हम वॉलंटरी करते हैं, कुछ चीज़ें हम इनवॉलंटरी करते हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो हमारे बस में हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है। जैसे कि बेटा आप जैसे आराम से रसोई में खड़े थे, कहाँ खड़े थे, रसोई में खड़े थे, मम्मी के पास, मम्मी बना रही थी गरम गरम पराठे, आपने मम्मी से बात करते करते कब बेटा गैस पर हाथ लगा दिया, या आपने तवे पर हाथ लगा दिया, या बेटा चाय बन रही थी उसके ऊपर जो बहुत तेज भाप निकलती है उस पर हाथ लगा दिया, ध्यान नहीं दिया, और एकदम से आप क्या करते हो, जैसे आपका हाथ वहां पर लगता है तो आप क्या करते हो, लगा कर रखते हो और सोचते हो मैं तो जल रहा हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, शायद मुझे हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं हटाऊंगा तो क्या होगा, और फिर आप हाथ हटाते हो। या जैसे ही गर्म पर टच होता है, जैसे ही तेज भाप लगती है, या जैसे ही कहीं सुई चुभती है, या कहीं बैठते हो और वहां पे कुछ कांटेदार होता है तो क्या आप तुरंत हट जाते हो, या बैठने के बाद जब आपको चुभ जाता है तो फिर आप सोचते हो कुछ चुभ गया है, ये क्या हो सकता है, क्या मुझे उठ जाना चाहिए या बैठे रहना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता ना, तो आप क्या करते हो, तुरंत उठ जाते हो, तुरंत उठ जाते हो, हाथ कहीं लगता है तुरंत हटा लेते हो। जैसे ही बेटा इसने कहाँ हाथ लगा दिया, एक कटोरे में कुछ बन रहा है, फ्राई पैन में गरम गरम भाप निकल रही है, तुरंत हाथ लगाया, ये तुरंत हटा लेगा। अब इसके बाद आप सोचते हो ना, अरे क्या है ये, जब आपको लग जाती है चोट वगैरह या गर्म में लग जाता है, फिर आप देखते हो ना, अबे क्या था यार, ये बच गया मैं तो, अबे सोफे में कील किसने लगा रखी है, बच गया, पूरा बैठ जाता तो काम खराब हो जाता, फिर तो वही चुलबुल पांडे वाली बात हो जाती, इतने छेद हो जाते कि छोड़ो। अब देखो, अब इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब हमारा शरीर कुछ फंक्शंस इनवॉलेंटरी भी कर देता है बेटा, इसे रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, रिफ्लेक्स सिस्टम। जब बेटा आपके ना चाहते हुए भी कोई शरीर ऐसा काम कर दे, कोई बॉडी ऑर्गन ऐसा काम कर दे जो आपने नहीं कहा था करने को, लेकिन उसके बाद फिर आप समझ सकते हो, अरे अच्छा ये हो जाता अगर मैं कर देता तो ये कैसे होता है। ये देखो बेटा, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड अब सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किस किस से बना है, मेडुला ओब्लिंगाटा से मिलकर बने हुए हैं, है ना। हमारे और भी चीजें इसके अंदर है, कौन कौन सी जगह है,
मिड ब्रेन है, पोन्स है ना, मेडुला ओब्लिंगाटा है, ये सब मिलकर बेटा क्या बना रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बना रही हैं। और ये जुड़ी किससे हुई हैं बेटा, मेन ब्रेन से जुड़ी हुई है, मेन ब्रेन का एक हिस्सा है। अब क्या हुआ, जब बेटा हमारा हाथ कहीं पड़ा, अरे हे खोलो बेटा खुल, जब हमारा हाथ बेटा कहीं पड़ा ऐसी जगह जो नहीं पड़ना चाहिए था, तो एकदम से हमारा हाथ हट गया। क्यों हुआ, जैसे ही उसे गर्म लगा तो यहाँ पर बेटा कुछ रिसेप्टर थे जो रिसीव कर रहे थे, न्यूरॉन्स से रिसीव किया, न्यूरॉन्स ने तुरंत सिग्नल कहाँ पहुँचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड को पहुँचा दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुँचा दिया कि वहाँ पर कुछ जल रहा है, बहुत नुकसान हो चुका है। तो एकदम से स्पाइनल कॉर्ड ने क्या सोचा, सीएनएस ने क्या सोचा, मेडुला ओब्लिंगाटा ने क्या सोचा, यार मेन ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊंगा तो तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, एक काम कर बेटा, एक्शन ले ले। वो एकदम से बोलता है ये पता लगाओ जहां पर जल रहा है उसके आसपास की कौन सी मसल है जो कि हाथ को हिला सकती है, हटा सकती है। तो कहता है भाई वहां पर एक मसल है, उस मसल तक वो कहता है जल्दी से न्यूरॉन तुरंत एक सिग्नल उसके पास लेकर जाओ और उसके बोलो कि जल्दी से रिफ्लेक्स कर और जल्दी से उस हाथ को उस जगह से हटा ले। और जैसे ही बेटा वह हाथ आपका पहुंचता और ऐसे हट जाता है ना, अरे हट गया, और फिर उसके बाद ये जितना भी काम हुआ होता है, ये कार्रवाई होती है, इसकी रिपोर्ट कहाँ पहुंचा दी जाती है, ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। और फिर ब्रेन को ये पूरा कंक्लूजन दिया जाता है कि ऐसे ऐसे जल रहा था, फिर हमने ऐसे ऐसे हटा लिया। और फिर आप देखते हो ना, अरे ये क्या था, अच्छा हुआ हाथ हटा लिया, नहीं तो मैं जल जाता। ठीक है बेटा, यही रिफ्लेक्स एक्शन है, यही रिफ्लेक्स आर्क है। जरा इसके बेटा नाम समझ लो, जो रिसीव करे वो रिसेप्टर, जो बेटा एक्ट करे, ठीक है, तो न्यूरॉन मतलब सेंस करने वाला न्यूरॉन कहाँ तक जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस, और मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास कब जाता है, ये सारी एक्टिविटी होने के बाद। अब देखो सिग्नल घूम के कहाँ आया, सीएनएस के बाद सिग्नल ने किसको बोला, किसको बोला कि भाई मसल्स को जाके बोल जल्दी काम करे, तो किसको बोला, मोटर न्यूरॉन को। मोटर मतलब जो कि मोटरी काम करे, मतलब चलवाने का काम करे, वहां बोला। ठीक है, और ये बीच का क्या है, रिले न्यूरॉन का क्या मतलब है, रिले न्यूरॉन, रिले पता है, रिले रेस क्या होती है, आपने देखा है, एक टीम रेस होती है जिसके अंदर एक बंदा भागता है, दूसरा बंदा भागता है, तीसरा बंदा भागता है, और सब क्या होता है, एक कुछ टाइम भागता है, फिर वो दूसरे को भगाता है, फिर तीसरे को भगाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन से जो काम कर रहे हैं, सिग्नल यहाँ गया, उसने अगले को दिया, उसने अगले को दिया, और यहाँ तक मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा और हमारे मसल्स तक पहुंच गया, और मसल ने काम करवा दिया। रिफ्लेक्स एक्शन बेटा खत्म, चैप्टर खत्म, समझ में आया। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।